एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक, मेरे साथ और मुझे कहते हैं सोहा अफजल। फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक यानी मंडे, और आप कहें ब्रांड न्यू डे। कल का संडे मंडे से भी ज्यादा हैपनिंग था। आपने देखा पाकिस्तान में पंजाब का सबसे बड़ा मार्का जिसे हम ज़िमनी इलेक्शन कहा, जिसके बारे में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, बहुत सारी प्रेडिक्शंस की, लेकिन कल के दिन में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। और इसके अलावा अगर हम मरीम नवाज की बात करें तो बड़ा डिसेंट क्राउड लेकर वो भी चली। लेकिन कल के इस मार्के को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। मैंने तो कल की स्क्रीन्स, वो पब्लिक न्यूज़ की हो, XYZ किसी भी चैनल की हो, हमारे सारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो फील्ड में मौजूद थे, लम्हा बलम्हा ट्रांसमिशन में आपको अपडेट कर रहे थे। मैंने स्क्रीन को बहुत इंजॉय किया। हरमीत ने किया या नहीं किया उससे पूछ लेते हैं। हरमीत अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कल का संडे कैसा रहा आपका? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सोहा, वैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि कल का दिन जो था, जितने भी सहाफ़ी थे, जितने भी हमारे रिपोर्टर थे, वो इस तरह बिजी थे जैसे अक्सर मंडे को हम बिजी होते हैं। और मंडे को जो शुरुआत होती है काम के, तो कल वाकई में और अनएक्सपेक्टेड भाई कमाल की परफॉर्मेंस PTI की जानिब से हुई है। और बंदा, मैं तो खुद हैरान हुआ, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि इससे पहले भी मैं ये कई दफ़ा हम जिक्र कर चुके थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 9 सीटें मिल जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक चले जाएंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा PTI को कम बैक करना, क्योंकि वफाक में भी उनकी हुकूमत, फिर सूबे में भी उनकी हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर, स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खान साहब का बयानिया, और वो बयानिया जो मुख्तलिफ जगहों में रिजेक्ट हुआ उस बयानी को वो अवाम में लेके गए। और आज मैंने देखा कि कल एक और चीज़ मैंने देखी सुहा, हम तो टेलीविज़न की स्क्रीन पर ही हमारी नज़रें थी, तो मैंने देखा कि कोई व्हील चेयर में, तो कोई बीमार, मेरे एक दोस्त, उनकी वालदा जो है मेरे ख्याल में कैंसर की पेशेंट है, और वो भी वोट डालने आई। तो एक क्रेज जो 2018 में हमने देखा था, वो दोबारा वो लोगों में हमने दोबारा देखा। लेकिन हाँ, दिन बड़ा बहुत अहम था नून लीग के लिए भी और PTI के लिए भी। लेकिन PTI और मैंने देखा कि दुल्हा साहब जो है वो अपने वलीमे का फंक्शन छोड़ छाड़ कर वोट कास्ट करने चले गए जनाब। लेकिन हमने अगर ओवरऑल देखे, हमने बड़े सारे शोज किए हैं, बड़े सारे सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ अक्सर औकात शोज में मौजूद होते हैं। और राना सनाउल्लाह की अगर बात कीजिए तो फिगर जो उन्होंने दिया होगा, आपको याद है 16-4 का फिगर दिया था। ये तो गेम ही एकदम से उल्टी हो गई। बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्क्रीन हम सब खुद कल शॉक थे, क्योंकि एनालिस्ट या हम वो तो चलो राना सनाउल्लाह साहब है ना, राना सनाउल्लाह तो कोशिश करेंगे कि पार्टी के हवाले हक में वो करेंगे, लेकिन हमारे कोई ऐसे सीनियर सहाफी, सीनियर एंकर, तज्जियाकार जो थे, उनकी जानिब से जिस तरह तज्जिए दिए जा रहे थे, आज उनका तज्जिया किया भाड़ में। मतलब यहाँ से आप देखें ना कि कहाँ से कैसे पानी, सब उनकी उम्मीदों में पानी फेर दिया। और इस किस्म की कमाल सीटें। और आप देखें लाहौर में, ये आप देखें ना कि PTI को यहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो ज़्यादातर PTI में जहांगीर तरीन लोगों ने शामिल कराए थे। लेकिन आप देखें इस वक्त सारे के सारे PTI को मिल गए, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है। 15 नशिस्तें लेना ज़िमनी इलेक्शन के 20 हलकों में से, और उसके बाद 4 जो हमने नून लीग की देखी। एक और नशिस्त अगर मैं बात करूं रावलपिंडी के हवाले से सोहा, तो यहाँ पे भी 50 वोट का फर्क है। कल तक रात तक तो ये जीत गई थी PTI, लेकिन फिर 50 वोट का फर्क निकल आया। तो यहाँ पे अब ये है कि हो सकता है इसके हवाले से दरखास्त उन्होंने दे दी हाई कोर्ट में। अब देखना ही किसके हवाले से कौन सा फैसला आता है। लेकिन बड़े एक्सट्रीमिस्ट नजर आए हमें, कहीं मार्जिन बहुत ज्यादा था, कहीं मार्जिन बहुत कम था, बट ऑल दो सीट्स, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। तो 15 सीट्स लेने के बाद PTI ने कल काफी जश्न मनाया। लेकिन एक पॉजिटिव और अच्छा जेस्चर जिसे हमें कोट करना चाहिए वो नून लीग का था। मरीम नवाज ने कल ट्वीट की, उन्होंने कहा कि इस हार को हम तस्लीम करते हैं, हम दंगा फसाद करने के हक में बिल्कुल भी नहीं है। पुरअमन तरीके से उन्होंने ट्वीट करके इस सारे सिनेरियो को कंसाइज करने की कोशिश की कि जी हम गलतियां देखेंगे अपनी। और मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत वीडियो जो लगी सोहा, आपकी नजर भी उस पे पड़ी होगी, वो थी मुल्तान की, जहां पे ज़ैन कुरैशी और जो नून लीग के रुकन थे जो कौमी सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे थे, हाँ सलमान, तो उन्होंने जैसे एक दूसरे को हक की और मुबारकबाद दी, तो मुझे कमाल की वीडियो लगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर सियासतदान इस तरह की ये जो दूरियां, ये कदूरत है और एक दूसरे के खिलाफ जो ये बयानबाजियां हैं उससे दूर है, और इस किस्म की हार और जीत को वो तस्लीम करे, दिल से तस्लीम करे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क जो तरक्की की राह पर गामजन होगा वो कमाल का होगा। हरमीत, एक सियासी हिजान जो था ना, वो कैफियत जो हम काफी अरसे से देख रहे थे, मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस की जा रही थी, अब वो जरा सेटल डाउन होती नजर आ रही है। अब एक स्ट्रैटेजी क्या होगी PTI की, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे आज के शो में, लेकिन रन डाउन आपसे शेयर कर लेते हैं टॉप ऑफ द स्टोरीज। यानी हम आपसे डेली डोज की पहले बात कर लेते हैं कि डेली डोज में आज क्या क्या से मंडे हम आपको दिन लगे हैं। पाकिस्तान में अच्छी खबर जो है वो शामिल ये करेंगे कि FIFA की हमने आपको खबर दी थी कुछ दिन
पहले, और स्पोर्ट्स का ये सेगमेंट हमेशा हमारे प्रोग्राम की खासियत होता है, टॉप ऑफ द स्टोरीज होता है कि फुटबॉल की जो पाबंदियां थी हरमीत वो खत्म होने के बाद एक अच्छा जेस्चर ये आया कि कौमी फुटबॉल जितनी भी स्ट्रैटेजीज है, जितनी फाउंडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब एक्टिव हो गई हैं और कौमी इवेंट्स जो हैं उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो कि एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। और जो फुटबॉल के शौकीन अफराद बड़ी तादाद में या खासतौर पर यंगस्टर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो बड़े खुश हैं इस जेस्चर से। और वैसे सो अगर हम देखें तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। और खासकर जो कराची का इलाका है, मैं तो वहाँ पे गया हूँ, लियारी में मेरे काफ़ी दोस्त थे, उसमें से जिस तरह वो जितने फुटबॉलर वहाँ से निकलते हैं, और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की मैं बात ज़रूर करूँगा कि वहाँ पे अक्सर उनके मैचेस यहाँ पे इस्लामाबाद में होते हैं, मैं तो हैरान हो जाता, इतने फास्ट किस्म के वहाँ के उनके फुटबॉलर हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। तो इस किस्म के खिलाड़ी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था, अब दोबारा प्लेटफॉर्म मिल गया हमें, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है तमाम तर उन खिलाड़ियों के लिए, पता है मैं कोट करना चाहती हूँ जो फुटबॉल के साथ ज्यादा फुटबॉल को देखने के शौकीन है। और पता है मैंने छोटे छोटे बच्चों को बड़ा रोनाल्डो और मेसी को बड़ा पसंद करते हुए, आइडियलाइज करते हुए देखा है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मेरी क्लास के अंदर हरमीत 4 फुटबॉलर्स थे जो कि 100% स्कॉलरशिप पे पढ़े थे, एंड दे आर एनीथिंग लाइक, मैंने जब उनको खेलते हुए देखा तो मुझे पता लगा वो कितने पैशनेट है अपने इस फुटबॉल की गेम को लेके। तो ये एक अच्छा जेस्चर, इसके बाद एक्सपोजर मिलेगा उन तमाम स्टूडेंट्स को जो कि भी सिर्फ स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर खेल रहे हैं, अब उन्हें नेशनल और इसके बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलने का मौका मिलेगा। अच्छा जी, ये अच्छा जेस्चर है। कौमी इवेंट्स कौन कौन से हो रहे हैं वो भी आपको हम बताते रहेंगे इवेंट बाय इवेंट। फिलहाल तो ये है कि जितने भी इदारे हैं और जितनी भी फाउंडेशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने नैरो इवेंट्स से शुरू किया है। छोटे छोटे इवेंट्स का इनेकाद पहले किया जाएगा जिसमें आप मुख्तलिफ इजलास से, मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से फुटबॉलर्स को लेंगे और इंटर मुकाबले होंगे, और उसके बाद फिर ये नेशनल लेवल पर भी इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, खेल के मैदान से आगे चलते हैं। तो आप कभी भी इसको एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि भाई आपको कोई कमी है, कमी आपके अंदर आ जाए, उसे अपनी खासियत और खासा बना लेना, ये उन लोगों का काम है जिन्हें हम स्पेशल कहते हैं, जो कि जिनके बारे में अक्सर औक़ात आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। मैं कहती हूँ ये स्पेशली एबल होते हैं, ये स्पेशल नहीं होते, ये बड़े ख़ास इंसान होते हैं, और इनके लिए अब कस्टमाइज्ड व्हील चेयर्स बनाना शुरू कर दी हैं, और कस्टमाइज्ड व्हील चेयर बनाकर इन्हें हुनरमंद करने के लिए, बाइख्तियार करने के लिए, अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए और ख़ुद काम करने के लिए इनिशिएटिव जो लिया है, इसमें माजूर अफराद जो है वो सर खुद बजाते खुद तैयार कर रहे हैं व्हील चेयर्स। ये सबसे अच्छी बात है। ये वैसे बहुत अच्छी बात है कि दर बदर भटकने से, भीख मांगने से या कहीं किसी और की तरफ हाथ बढ़ाने से बेटर है कि आप खुद कफील हो जाओ, आप खुद कमाओ, खुद पे लगाओ। और ये बहुत अच्छी बात है कि व्हील चेयर अगर ये बना रहे हैं तो इनको समझ होती है कि कहाँ से हमें कहाँ क्या तकलीफ होती है, कैसे हम बैठते हैं, कहाँ हम जाते हैं। तो हम अगर इसको डिज़ाइन करेंगे तो हमें सारी चीज़ों का पता होगा। यही वजह है कि मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि वो खुद डिज़ाइन करते हैं अपने लिए कुर्सी जिससे वो मुतासर है, जिस बीमारी का उनको सामना होता है। तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरी गुजारिश तमाम तर रेस्टोरेंट, तमाम तर लोगों से भी है कि कम से कम जो हमारी ये स्पेशल लोग हैं इनके लिए ख़ास तौर पर कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे जो लोग खाने पीने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे न उसी तरह इंतज़ामात होते हैं, ना उस तरह चढ़ना, व्हील चेयर को लेके जाना, बड़े मुश्किलात का उनको सामना होता है। तो मेरे ख्याल में उनको भी ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए ताकि इनको कोई मसला ना हो, चाहे वो रेस्टोरेंट की तरफ आएँ, चाहे हॉस्पिटल की तरफ जाएँ, चाहे कि कहीं और जाएँ। तो कम से कम इनके लिए, जिस तरह बाहर दुनिया में हम देखते हैं इनके लिए ख़ास सहूलियतें होती हैं, तो वो सहूलियत अगर यहाँ पर भी हो तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। और आपको पता है हरमीत, अगर हम व्हील चेयर्स की बात करें तो वी हैव सो मेनी कैटेगरीज, और बहुत सारी ऐसी व्हील चेयर्स भी हैं जो फंक्शनल तो हैं लेकिन उसके पैसे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं कुछ व्हील चेयर्स। लेकिन ये माजूर अफराद जो खुद अपने लिए व्हील चेयर्स बना रहे हैं, इसमें वो फंक्शन डालना चाहते हैं जो कि उन्हें लगता है कि ये बड़ी एक्सपर्ट और बड़ी महंगी जो व्हील चेयर्स मिलती हैं, जो प्रॉपर फंक्शन होती हैं, उसमें जो फंक्शन होते हैं हमें वो चाहिए। तो ये जो खुद सोच कर बना रहे हैं ऑब्वियसली अपने जैसे लोगों के लिए, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और ये इसकी सादा और बड़ी एग्जाम्पल भी है कि आप जब माजूर हैं या कोई कमी आपके अंदर है तो उस कमी को आपने किस तरह से हुनर बनाकर अपने जैसे और अपनी कम्युनिटी के लिए कैसे काम करना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मौसम बड़ा अच्छा था 2-4 दिन से लाहौर में, और मौसम मैंने तो शुमाली इलाका जाट का बहुत इंजॉय किया, लेकिन लाहौर में इलेक्शंस भी थे। अब तो मेरे इलाके में भी गई बगैर मुझे बताएं। यस, मैं शांगला गई और मुझे वहाँ जाके हरमीत को मैंने शदीद याद किया, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं तो वहाँ इमेजिन करी थी कि ये मेरा शहर होता या ये मेरी जगह होती, या भाई जहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो क्या ही बात थी। मेरा तो वहाँ रुकने का दिल था लेकिन टाइम नहीं था हमारे पास, आगे जाना पड़ा हमें। खैर, मौसम की हम बात कर रहे थे। मौसम लाहौर शहर में बड़ा अच्छा है, सियासी गर्मा गर्मी काफ़ी थी, लेकिन इस अच्छे मौसम में ये जो समोसा आप देख रहे हैं ना ऑन स्क्रीन हरमीत, ये समोसा जो है ये
50,000 मिलेंगे उस शख्स को जो ये समोसा खाएगा, जिसका वजन जो है मेरे ख्याल से बताया जा रहा है कि ये कोई 8 किलो है। 8 किलो, यस 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 यस, 8 किलो इसका वजन है। आप सोचिए हरमीत, 8 किलो का ये समोसा और खाने का इनाम देखिए 50,000। और ये कौन? इंडिया का एक बाजार है। और वैसे आपने मौसम का जिक्र किया और मौसम के साथ रिलेट कर दिया समोसे को, तो भैया मेरा बड़ा फेवरेट है। मैं चाहे यहाँ पे ट्रेल 5 की तरफ जब हम जाते हैं तो कोशिश होती है कि बंगाली के जो समोसे हैं वो छक्के जाते हैं। अच्छा। लेकिन 8 किलो का भैया बड़ा मुश्किल है। मुझे तो अपने गाँव का एक शख्स याद आ गया जिसने 23 रोटियां, बड़ी बड़ी रोटियां खाई थी, तो उसको अगर हम बुला दे मेरे ख्याल में वो खा लेगा। अच्छा, इसका मतलब टारगेट हम उसको देते हैं। लेकिन देखिए जी जनाब, इन्होंने अगर 50,000 देना है ना तो ऐसे ही नहीं देना। अब आप उसकी मेकिंग देखें, मेकिंग समोसे की, उसके अंदर इतना ज़्यादा उन्होंने जो उसका मटेरियल होता है वो भरा है, तो ये आम किसी बंदे के बस की बात नहीं कि वो खाए। लेकिन टारगेट जो है वो 3 है। एक तो आपने 30 मिनट में खाना है, इसके लिए महा मैदा होना चाहिए। यस, 30 मिनट में खाना है आपने इसको। दूसरा आपने ये 8 किलो वजनी है। तीसरा 50,000 रुपए इनाम भी है। तो खाने के शौकीन बड़े सारे अफराद होते हैं जो पेटू होते हैं, तो दरअसल वो खा भी लेंगे और हो सकता है जीत भी जाएं। खैर आगे बढ़ते हैं। आप छोटे छोटे समोसे खा के फिलहाल गुजारा करें, ये ना मसला खराब हो जाए। आगे बढ़े तो आपको बताएंगे कि ये भी खबर इंडिया से ही है। अनोखे अनोखे काम करने में हम कदम ब कदम आगे चलते जा रहे हैं। एक ऐसी रिंग बनाई है जो कि अगर कोई खातून अपने शौहर से मांग ले तो शौहर का तो कबड़ा हो जाए। आप देखें, इसमें ज्यादा नहीं तो 24,000 हो जाएगा, रफू चक्कर, और 24,000 इसमें डायमंडीज लगाए गए हैं इस रिंग में, और इसे एक मशरूम की शक्ल दी है। और इसको अगर आप गौर से देखें, जो हमारे ऑन स्क्रीन हम आपसे शेयर कर रहे हैं, तो इतने बारीक छोटे छोटे इस पे डायमंडीज लगाए हुए और उसको मशरूम की शक्ल दी। और उस मशरूम को खूबसूरत तरीके से, अगर आप देखें ना इस महारत को, देखें किस खूबसूरत तरीके से सजावट की गई है। और भाई लेकिन ये देखें ना कि ये 24,000 हैरान कर देता है बंदे को भैया। और इसकी कीमत भी देखिए ना, कीमत 20 लाख है भाई। आप देखिए 20 लाख की आपने एक रिंग देनी है, वो भी अगर आपने मंगनी पे देनी है या आपने प्रपोज करते वक्त देनी है, तो फिर शादी की तो अब बात ही ना करें ना कि शादी पे क्या होगा। अच्छा, ये मशरूम की जो शक्ल है ना हरमीत, इसकी खासियत है, ये वो मशरूम है जो कि एवरग्रीन है। तो इसकी इसको किसी पौधे से इसलिए एफिलिएट किया गया है क्योंकि वो कहते हैं कि इसको जब हमने बनाया और बनाने के बाद 2020 से हम इस पे काम शुरू किया हुआ है, हमने 2 साल हो गए हैं, और अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम आ गया। उन्होंने अप्रूव भी कर दी है, उन्होंने इस रिकॉर्ड में रखा भी है। दुनिया भर के जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, जो ज्वेलरी मेकिंग करते हैं और जो एक्सपर्ट है इसमें, उन्होंने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि भाई कोई आम बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। तो ये आइडिया ही होता है हरमीत, जो आपको क्या से क्या बना देता है, क्या से क्या बना देते। और कहीं आपको पता भी नहीं होता कि आपका नाम इतने बड़ी किताब में शामिल हो जाएगा, और वो भी रिकॉर्ड जो अपना नाम कर लेंगे। लेकिन काम भी बड़ी बारीकी का और काम भी बड़ा मुश्किल है, और यही बात है कि मुश्किल काम और मुश्किल टास्क पूरा करना ही तो कमाल है भाई। लेकिन अब देखिए, हम जब ऐसी बातें करते हैं ना ऑन स्क्रीन और प्रोग्राम में, तो आपको याद है अब्दुल रऊफ साहब को तो मैंने आज सुबह में कहा ही नहीं कि मैं उनको मिस कर रही हूँ। अब्दुल रऊफ साहब हम आपको मिस कर रहे हैं आज। अब्दुल रऊफ साहब कल आपने ट्रांसमिशन में उनको देखा होगा, कल सारा दिन एक ह्यूज और मैराथन ट्रांसमिशन पब्लिक न्यूज़ पर रही, और उस पर आपने उनको अपना तजिया देते हुए देखा। तो आज ज़रा वो, मैंने कहा वो आज नहीं आए तो उनको ज़रा मिस कर रहे हैं, उनका कोट कर दें। वो हमेशा कहते होते हैं कि आप ये सोचें कि ख़रीदना किसने, एक पिलो वाली हमने खबर दी थी जो कोई 18 लाख का था, और अब ये 20 लाख की जो रिंग है, ऑब्वियसली खरीदने वाले लोग हैं तो उनके लिए बनाया है। तो ये भाई अब सोच लें ये खबर के बाद कौन सी बीवियां ऐसी हैं जो एक्टिव हो गई हैं कि भाई मुझे यही चाहिए, मुझे ये रिंग ला दे जल्द अज जल्द, वरना मामलात घर के सही नहीं चलेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर आपको अगली खबर देते हैं। और हरमीत, अगली खबर ये कि आपने अक्सर औकात पब्लिक प्लेस पर एक टैग देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, मुस्कुराइए कैमरे की आंख आपको देख रही है। अगर ये हमारे ऑफिस में हो जाए हरमीत, आप इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं, मैं लाहौर स्टूडियो में हूँ, यहाँ पर अगर हमारे ऑफिस में हर जगह लिखे मुस्कुराएं वरना आपकी सैलरी काट दी जाएगी, सोचिए हर बंदा हंसता रहे, हर बंदा कहीं एक चीज मैंने देखी है सोहा, एक चीज हमने देखी है कि कम से कम प्राइवेट इदारों में कम फिर भी आपके चेहरे जो हैं वो खिला खिला चेहरा होता है। हाँ। लेकिन सरकारी इदारों में मैंने खुद काम किया है, एक हॉस्पिटल में काफी सरकारी वर्कर के तौर पर काम किया है, तो वहां पे जिससे भी आप करोगे गुफ्तगू तो उसके आपको समझ आ जाएगी भैया बहुत परेशान है, परेशानियां पूरे पाकिस्तान की। और हर बंदा जो है जवाब भी, अगर आप देखा आप जाए ना कि सरकारी इदारे में, तो वो जब किसी फाइल आप पकड़ाते हैं तो वो उनकी भुएं जो है वो चिड़ी होती है और अजीब से उनका स्टाइल होता है बोलने का। तो मेरे ख्याल में अगर हमारे यहाँ सरकारी इदारों में भी चीजें शुरू हो जाती हैं
तो ये जो स्माइल करते हुए आप किससे बात करते हैं ना, तो वैसे खुशी होती है भैया। एग्जैक्टली आपको पता है, मैं हर जगह वैसे मगरिब के एग्जांपल्स या यूरोप साइड के एग्जांपल हमें हर जगह कोट करने की कायल नहीं हूँ, लेकिन जहाँ कोट करनी चाहिए वहाँ कर देनी चाहिए। आप ये देखिए कि वहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो दरअसल अवाम का सर्वेंट समझते हैं अपने आप को। कोई अवामी बंदा अगर किसी मसले को मसाइल को लेके आता है तो अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं मुस्कुरा करके, हम आपके खिदमत के लिए यहाँ पे हमें रखा गया है, आपको सर्व करने के लिए रखा गया है। जो खबर है वो दरअसल ये है कि इदारा है ये एक जहाँ पर ये रूल रखा गया है कि आपने मुस्कुराना है, अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं तो जुर्माना होगा। और जुर्माना कितना होगा हरमीत? 6 माह की सैलरी काट दी जाएगी आपकी। और ये जेस्चर जो है, ये जो कंपनी का ऑनर है, ये इसने सिर्फ इसलिए दिया है कि बाहर से जो लोग कस्टमर सर्विसेज के तौर पर आ रहे हैं लेने के लिए सर्विसेज, उन कस्टमर्स को आपने मुस्कुरा कर मिलना है, उनको बताना है कि भाई देखिए हम यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए मुस्कुराते हुए हाजिर हैं। कितनी अच्छी बात है, चेक करें। और आप ये देखें, आप बिल्कुल ठीक बहुत अच्छी बात है। वैसे सो मैं एक शॉर्ट सी बात कहना चाहूंगा। ये चीज मेरे साथ हुई थी। मैं एक जगह पे खरीदारी करने गया और वहां पे मैं देखा कि वो जिससे जो मेरे साथ डील कर रही थी उसके चेहरे पे बिल्कुल स्माइल नहीं थी और मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये तो आप सही तरीके से मुझसे डील नहीं कर पा रही, क्या वजह? मैं तो पैसे दे रहा हूँ। और मैंने जाके कंप्लेंट करा दी। विद इन 2 डेज जब मैं दोबारा उस स्टोर पर गया तो उन्होंने उसको मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरी वजह से वो फारिग हुई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे रूल्स है कि कस्टमर के साथ स्माइली फेस, पोलाइट तरीके से आप बात करेंगे तो ठीक है, वरना भैया आपकी छुट्टी। अच्छा, आपको पता है, अब मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ हरमीत, आप भी इस एग्जांपल को सेकंड करेंगे। न्यूज़ कास्टर हो या प्रोग्राम होस्ट हो, हम उन्हें कहते हैं कि भाई आप तो एक्टर होते हैं, आप एक्टिंग कर रहे होते हैं। अब अगर हम किसी इदारे में जाएं, घर में 100 मसले होते हैं, आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, जो कि आपके चेहरे पर आया हो जाता है। लेकिन हमारे घर में जो भी चीज़ें चल रही हूँ, प्राइवेट लाइफ में जो भी चल रहा हो, भाई हम जब यहाँ आके बैठते हैं ना तो आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे बात करने का हक होता है। भाई आपसे बात करनी है, आपको खबरें देनी है, मुस्कुरा कर देनी है, तो काम के दौरान आपको खास तौर पर देनी है भाई। यस, खास तौर पर मुस्कुराना बड़ा जरूरी है। तो अब सुबह मैं मुंह बना के खबरें दूं तो मजा नहीं आएगा ना, मतलब बात करने का वो करना चाह रहा हूं तो होगा नहीं ना। इससे बेटर बहुत सारे लोग बैठे, वो तो देखना चाह रहे हैं हमें। बस मुस्कुराते रहा करें आप भी, और हमें भी स्क्रीन के उस तरफ जो लोग देख रहे हैं, आज मुस्कुरा कर अपने दिन का आगाज करें। मुझे उम्मीद है कि आप जिसको देखकर मुस्कुराएंगे वो आपको देखकर जरूर मुस्कुराएगा, और फिर आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा और उनका दिन भी अच्छा गुजरेगा। हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेली डोज में आपको खबर देंगे कि किसी मच्छर से भी क्या कभी डकैती का या चोरों का सुराग लगाया जा सकता है। तो यस, इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। एक वारदात एक फ्लैट में, एक हाई राइज बिल्डिंग में हुई, और यहाँ पर एक मच्छर की मदद से उसको डीएनए लिया, और डीएनए लेकर पहले तो कोई सुराग नहीं मिल रहा था इस डकैती का, इस चोरी की वारदात का, लेकिन लेटर ऑन इस मच्छर को जब मारा और इसका ब्लड जो है वो मिला, उसका डीएनए किया, और डीएनए जिस बंदे से मैच हुआ उसको विद इन 2 डेज जाकर पकड़ लिया गया। तो देखिए जी, आप अगर चोरी या वारदात करने जाते हैं तो आप, अच्छा वैसे वो चोर इतने एक्सपर्ट थे हरमीत कि उन्होंने सफाया किया। मच्छरों से भी ध्यान रखना पड़ेगा, मक्खियों से भी पहले स्प्रे करना पड़ेगा पूरे रूम में जाके, घुसते हुए जाके, भैया ऐसा ना हो जाए। लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क में तो पता भी होता है पुलिस वालों को, तब भी नहीं पकड़ते हैं। लेकिन ये देखें ना, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा मुश्किल टास्क आपको मिल जाए और आपको एविडेंस ना मिले, और आपको एक मच्छर मिल जाए और मच्छर का खून लेके आप उसका टेस्ट करा दें और बंदे का पता चल जाए, और बड़ी बात क्या हो सकती है? बस ये काफ़ी एक्सपर्ट वैसे चोर थे, सफाया इन्होंने काफ़ी किया, सबूत कोई नहीं छोड़ा, लेकिन जो तफ्तीशी थे और जो पूरी टीम थी, दे आर मोर एक्सपर्ट। उन्होंने छोटी सी चीज़ से सारे मसले को डायग्नोस किया और उसके बाद विद इन 2 डेज फौरी तौर पर पकड़ लिया। खैर, डेली डोज हुई कंप्लीट। अब हमने लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, के बाद वापस आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कल की सूरत हाल क्या थी और आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल क्या हो सकती है। हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात कर लेते हैं, इसका आगाज़ में हमने जिक्र भी किया था और कल सारा दिन आपने मुख्तलिफ चैनल्स पर ये ट्रांसमिशन भी देखी। ज़िमनी इंतखाबात पंजाब का सबसे बड़ा ये मार्का, जिसमें 20 हल्कों के इंतखाबात हुए, 15 सीट्स क्लीन स्वीप, ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप करके पीटीआई ने ली। 4 जो सीट्स है वो नून लीग के पास रही, एक आज़ाद उम्मीदवार। अगर स्पेसिफिकली हम लाहौर शहर की बात करें, पंजाब की तो वैसे ही उनको नून लीग का गढ़ कहा जाता है, लेकिन लाहौर शहर में भी पीटीआई ने 3 सीट्स ली। सीनियर एनालिस्ट, सीनियर तज्जियाकार जो भी इस बारे में प्रोडिक्शन करते थे, हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं, बहुत भी तगदो के साथ हम ये प्रोडिक्शन करते थे कि शायद 9 से 10 सीट्स ले लें अगर बहुत ही तगड़ और बहुत ही मेहनत की जाए तो। लेकिन ये 360 के एंगल से इंटायरली जो कल की इमेज चेंज हुई है सियासत में, ये क्या सूरत हाल है और इसके बाद अब
अब पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या किस तरह से जो खोया हुआ इक़्तिदार वापस मिला पीटीआई को उसको सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, ये और बहुत सारे सवाल, इन सारे सवालों के जवाब हम ले साथ एजाज सईद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच, आपको हमारी तरफ से सुबह बखैर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आपका भी शुक्रिया। सर बताइएगा, कल की टीवी स्क्रीन्स जो हैं उस पर काफ़ी शॉकिंग एक डायमेंशन हमने देखी, 360 के एंगल से काफ़ी कल पिक्चर, पॉलिटिकल पिक्चर चेंज हुई है। हमने जो प्रेडिक्शंस की थी, या अगर हम बयानिए की बात करें पीटीआई का या एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, तो किस हद तक वो अवाम में वो बयानियाँ इंडल्ज करने में कामयाब रहे हैं, जो कि हमने कल अवामी राय से देखा। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, इस बात में मुझे भी और बहुत सारे लोगों को भी कभी भी डाउट नहीं रहा कि जो इमरान खान साहब हैं वो बयानियां बनाने में और बयानिए को पब्लिक में पॉपुलर करने में उनको मलका हासिल है। इमरान खान साहब ने जो अमेरिकी साजिश का जिक्र किया, वो वैसे तो उसकी कोई हकीकत शायद नहीं है, और उस हकीकत का जो सारा जिसे कहते हैं ना, सारी कड़ी खोल दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म ने भी, ये बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन उस बयानिए को पब्लिक में इमरान खान लेके गए और पब्लिक ने अपने वोट के जरिए इमरान खान की बात को ठीक कर दिया। इमरान खान की बात पे मोहर सख्त कर दी कि वो इमरान खान के साथ है। अब बयानिया ठीक है या गलत है, ये एक अलग मामला है, लेकिन लोगों ने ये कह दिया कि भाई हम आपके साथ हैं। तो अब बहरहाल वोट की एक ताकत होती है, आपको माननी चाहिए, और पूरी कौम क्या तमाम अपोजिशन जमातों को माननी चाहिए। और मेरे ख्याल में अपोजिशन जमातें जो इमरान की अपोजिशन है, उन्होंने ग्रेस का मुजाहरा किया, उन्होंने कबूल किया। ठीक है एजाज साहब, ये कहिएगा कि कल की स्टेटमेंट, जिस तरह आपने फरमाया कि जी, जिस तरह सर आप कि एक ऐसा बयानिया खासकर हमने देखा कि अमेरिका ने भी रिजेक्ट किया, फिर कौमी सलामती जो कमेटी थी उसने भी रिजेक्ट किया, उसके बाद पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट और फौज ने भी रिजेक्ट किया, लेकिन उस बयानिए को बड़े कामयाब तरीके से वो लेके गए। और ये भी कहा जा रहा था कि भाई ATM भी नहीं है खान साहब के पास, तो इस वक्त बड़ा मुश्किल होगा दोबारा पंजाब में इलेक्शन जीतना, लेकिन उसके बावजूद वो जीत गए। कोताही कहाँ हुई इत्तेहादियों से, हुकूमत से गलतियाँ कहाँ हुई कि इतने बड़े मर्जन से पीटीआई को जीत हुई? ब्यूरोक्रेसी इनकी, हुकूमत इनकी, वफाक और सूबों में हुकूमत इनकी, और कहीं ना कहीं स्टैब्लिशमेंट का हल्का पुल्का साथ भी इनके साथ था। हरमीत, आज से चंद दिन पहले इस्लामाबाद में एक सफारती तकरीब थी, तो वहां पर राजा जफरुल हक जो मुस्लिम लीग नून के हैं, वो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो और भी कुछ लोग आ गए। तो राजा मुझसे पूछते हैं कि आपकी क्या राय है। तो ये मैं आज से कोई तकरीबन 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो मैंने राजा साहब को अर्ज की कि मैंने कहा जी बात ये है कि इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत करके 3.5 साल अपनी एक कब्र खोदी थी, पॉलिटिकल कब्र जिसे कहते हैं। तो अब शायद तो कोई ये की जा रही थी कि आप लोग अपोजिशन के जो लोग हैं वो इमरान खान साहब अपनी कब्र में लेटेंगे, ऊपर मट्टी डाल के आप लोग फातिहा करेंगे, लेकिन आप इतने अक्लमंद हैं सारे लोग कि आपने इमरान खान को उस कब्र से निकाला और खुद जाके लेट गए, और अब फातिहा इमरान खान पढ़ेंगे। तो देखिए एग्जैक्टली ये ऐसा ही है। इमरान खान साहब को निकाला गया था इक़्तिदार से, अमेरिका ने तो नहीं निकाला था, किसी और ने निकाला था। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की मदद से और अपोजिशन जमातों की मदद से निकाला था, और ये सूझ बने थे जिसकी वजह से इमरान खान साहब निकले थे। आइडियल बात ये होती थी कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने दिए जाते। ये वो 5 साल है जो हम माजी में कहते रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी अगर वजीर आजम बने, उन्हें 5 साल पूरे करने दें, लेकिन अदलिया वहां पर आकर खड़ी हो गई। फिर नवाज शरीफ साहब आए, तो हम उस वक्त भी हम कह रहे थे कि इनको 5 साल पूरे करने दें, अगर नहीं होंगे कामयाब तो लोग इनको निकाल देंगे, और यकीनी तौर पे लोग निकाल देते। लेकिन फिर उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट आ गई। अब इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब बड़े अनपॉपुलर हो चुके थे, और कोई दूर दूर तक पीटीआई का टिकट लेने वाला नहीं था। लेकिन इमरान खान साहब को जब अननेचुरल तरीके से निकाला गया, तो उसका नतीजा मैं और आप देख रहे हैं कि क्या निकला। ये हमारे मुल्क की रवायत है कि जिस बंदे को
से कुछ टेक्निकल सोहा, अगर आपकी इजाजत तो मैं एक और सवाल ले लूं सर से। सर का कनेक्शन होता है हमारे साथ बहाल, तो हम दोबारा से एक सवाल जो आपका सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा, आप क्या फरमा रहे थे? जी, मैं ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की एक रवायत रही है कि जब भी यहाँ पर इक़्तिदार से किसी भी शख्स को निकाला गया, अवाम ने उसको इज्जत दी, अवाम ने उससे मोहब्बत दी। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी, आज तक भुट्टो के नाम का जो वोट है वो खत्म नहीं हुआ। बेनजीर भुट्टो साहबा की भी बड़ी कुर्बानी है, नो डाउट। मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ बेनजीर भुट्टो जो है वो भुट्टो साहब से बड़ी वो लीडर थी, तो आज तक उनका जो वोट है वो मौजूद है। आप नवाज शरीफ को निकालते रहे, आप बेनजीर को निकालते रहे, अवाम बार बार उनको मुंतखब करती रही। आपने इमरान खान को निकाला, अवाम ने दोबारा मुंतखब कर दिया। अच्छा ऐसा सब ये कहिएगा कि हरमीत एक और सवाल कोट करना चाह रहे हैं। आपकी इजाजत से आप एक और सवाल कोट कीजिएगा। जी जी आपकी जी 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 अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर। अगर जिस तरह सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई शहबाज शरीफ साहब जो है फैज़ाबाद से लेके बारको और बारको से गोड़ा शरीफ तक के वज़ीर आज़म रह गए। अगर हम देखें तख्त पंजाब में अनकरीब अब जो है PTI के सर सजेगा। अगर हम कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, KPK की बात करें, तो इस वक्त अगर जिस तरह परवेज़ इलाही साहब ने आप लोगों के चैनल के प्रोग्राम में कहा था कि अगर मुझे खान साहब कहेंगे तो मैं 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा असम्बली तहलील करते हुए, अगर ये सूरत हाल आती है तो नए इलेक्शन के कितने चांसेस बन सकते हैं? और अगर नए इलेक्शन होंगे, सूरत हाल आपके सामने है, मकबूलियत खान साहब की आपके सामने है, तो ऐसे में कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है ये जो हुकूमत है इनको आने वाले इलेक्शन में? और नए इलेक्शन में ये रोकना इनके लिए कितना मुश्किल होगा वहां तक ना जाना? देखिए, मेरे ख्याल में 2 चीजों ने जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर असर डालने थे। एक इलेक्शन है जिसके नताइज ये आ गए हैं 20 सीटों के, और दूसरा है आर्मी चीफ की, नए आर्मी चीफ की तकर्री, क्योंकि जनरल कमर बाजवा वो कह चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, DGISPR ने अनाउंस किया। तो एक रिजल्ट तो आ गया है, दूसरा रिजल्ट अभी, दूसरा जो फैसला अभी होना है। लेकिन अब जो कहिए ना कि पेंडुलम ऑफ पावर वो इमरान खान साहब के हक में चला गया है। अब इमरान खान साहब चाहेंगे तो इलेक्शन होंगे, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होंगे। इस वक्त इमरान खान साहब की प्रायोरिटी क्या होगी, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट देख लिए, उन्हें पता लग गया कि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और बड़ी बात यह है कि इमरान खान के मुकाबले में कोई भी नहीं। इमरान खान के मुकाबले में मरीम नवाज वो निकल रही हैं, लेकिन नतीजा आप देख लें कि जब इन्होंने नून लीग ने वोट को इज्जत दो का बयानिया बेचा और बेच के इक्तदार हासिल किया, तो नतीजा क्या निकला। तो अब मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की जो प्रायोरिटी है वो यही होगी कि वो इलेक्शन करवाएं और अगले जो 5 साल हैं अपनी पॉपुलैरिटी को कैपिटलाइज करके अगले 5 साल हासिल करें। ठीक है साहब, आपने इस जमान पर सूरत हाल पर जो भी थी उसको बड़े अच्छे से पोर्ट्रे किया है। लेकिन इत्तेहादियों की अगर बात की जाए, बकौल आपके आपने जो भी कहा कि लेट हिम डू वाली पॉलिसी अगर इमरान खान को करने दी जाती होती तो आज सूरत हाल और होती। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें इत्तेहादियों का ये कहना है कि इमरान खान ने जो स्ट्रैटेजी लॉन्च की वो कामयाब रही और हमें अपने साथ खड़े किए रखा। तो अब ये 15 सीट की भारी अक्सरियत के बाद PTI की या इमरान खान साहब की क्या स्ट्रैटेजी होगी, जिसके बाद सूरत हाल पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और महंगाई जो बढ़ती चली जा रही थी, जिसकी वजह से भी खासा वॉट जो है वो PTI को पड़ा है, अब क्या स्ट्रैटेजी लॉन्च करेंगे ये देखना भी बाकी है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और हमेशा सेकंड आवर में हम कुछ ऐसी प्रोडक्टिव सेशन और सेगमेंट्स लेके आते हैं जिसमें आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम कैसे करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा मार्केट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, ऐसे कौन कौन से मुकाबले हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करके अपने आप को मज़ीद ग्रूम, मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। आज प्रोग्राम के इस हिस्से में स्पेसिफिकली हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि आप आजकल देखें तो ट्यूटोरियल्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, हर चीज़ आपके एक क्लिक पर है जो कि आपको काफ़ी सिखाती है, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए, एक अरोमा बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन उसके अलावा भी
कॉन्फिडेंस द बेस्ट मेकअप दैट यू कैन वेयर फॉर एवरीवेयर, लेकिन इसको अपने अंदर पैदा करना, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने आप को पुरएतमाद बनाना बाज़ लोगों के लिए उतना ही मुश्किल, इतना ये आसान हमारे कहने में और बोलने में है। तो इस पर डिटेल में हम बात करेंगे कि आपकी शख्सियत को मुतासर कौन किस तरह से बनाया जा सकता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप कहीं भी जाएँ किसी भी महफिल में तो किसी को मुतासर करने के लिए काफ़ी होती है और आपके अंदर वो होनी चाहिए। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ जो है सैयद एजाज बुखारी साहब मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर वेलकम टू द शो। वेरी कंसाइज एंड टू द पॉइंट क्वेश्चन कि हम पर्सनालिटी ग्रूमिंग की तरफ जाते हैं, मतलब हम कपड़ों की तरफ जाते हैं, मेकअप की तरफ जाते हैं, बालों की तरफ जाते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कई महफिल में कि आप एक बंदा बोलते हैं तो वो खुल जाता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है या आपने किस तरह से बात करनी है, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हम इसे कैसे अपने अंदर लेके आ सकते हैं? जी, मैं शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने मौका फराहम किया। गुजारिश ये है कि मेरा एक जुमला है, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जो सोने की तख्लीक कभी कोझी नहीं हो सकती। अच्छा। यानी हम जिस रब की तख्लीक हैं, हम सारे खूबसूरत होते हैं, हम में से कोई बदसूरत नहीं होता। बस ज़्यादा खूबसूरत वो दिखने लगता है जो अपनी तरफ ध्यान देता है, जो अपनी तरफ मुतवज्जे होता है। आप जब अपनी तरफ मुतवज्जे होते हैं तो सारी कायनात आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है, उससे फिर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाते हैं। मेहरीबियन ने एक रिसर्च की थी 1971 में। उस रिसर्च में उसने ये बात बताई थी कि 53% आपका दिखना दिखता है, यानी आपकी लुक जो है 53% है। और साथ ही उसने बताया कि जो 38% है वो राइज एंड फॉल ऑफ योर टोन है, वो जो आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव है, जिसको आवाज़ का ज़ेरो गम कहते हैं, वो 38% होता है। और 7% वो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होती है जो आपने शेयर करना होता है। और हमारा पूरा तालीमी निज़ाम 7% को 100% बना के जब पेश करता है तो फिर तलबा जब जाते हैं मार्केट में, वो प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, वो इंटरव्यू नहीं दे सकते, चूँकि उन्हें वो कहते हैं कि वो पता नहीं कहाँ से कोई चीज़ उठा के उन्हें पेश करनी है। मैंने ख़ास तौर पर प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर 15 दिन का कोर्स भी बनाया और उसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बार बार हम मश्क करवाते हैं। देखिए, एतमाद का ताल्लुक मश्क यानी प्रैक्टिस से है। आप जब तक, अब जिस तरह आप माशाल्लाह से ये शो कर रहे हैं, पहले दिन इस तरह से तो नहीं किया होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता रोज़ बरोज़ जब उसकी आप मश्क करते जाते हैं वो चीज़ें। दूसरा मैं लोगों से कहता हूँ, मेरे इसके ऊपर एक आर्टिकल भी है कि फेस इज़ टू फेस लाइफ, यानी रब्बे कायनात ने आपको चेहरा अता इसलिए किया है कि आप दुनिया को चेहरा करा सकें। और होता क्या मैम कि नॉर्मली ये जो डरे हुए लोग होते हैं, आप इनको गौर करें तो ये उनसे डरे हुए होते हैं जो किसी और से डरे हुए होते हैं। तो जब आप डरे हुए से डरे हुए होंगे तो उसके नतीजे ज़ाहिर है वो निकल कर आएंगे। और मुझे याद है 2001 में पीटीवी के ऊपर मैं भी शो किया करता था, तो वहाँ पर जब मैं पहले दिन शो करने के लिए गया तो वहाँ पर जो बड़े बड़े अदाकार भी इर्द गिर्द मौजूद थे, बड़े नाम वाले, तो उनमें से एक दो लोगों ने मुझे कहा कि ये जो सुर्ख बत्ती है ना कैमरे की, ये जान निकाल लेती है। तो मैंने कहा आपके इस जुमले से मुझे एतमाद तो नहीं मिलेगा। मुझे तो एतमाद इस जुमले से मिलना था जब आपने कहना था बेटा कुछ भी नहीं है, तुम सामने खड़े हो, बस इसी तरह हम बातें करनी होती हैं। उसके नताइज मुख्तलिफ निकलते हैं। हम लोग अलर्ट हो जाते हैं। जब आप अलर्ट हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, तो फिर आप जो परफॉर्म कर सकते हैं वो आप परफॉर्म नहीं कर पाते। हमारे इर्द गिर्द लोगों ने हमारे लिए वो किरदार हम अदा करना था जो हमारे साथ। अब देखिए, 4 सेमेस्टर के अंदर या 8 सेमेस्टर के अंदर आपको कितनी प्रेजेंटेशन देनी होती है। हर बच्चा जाके प्रेजेंटेशन दे रहा है, लेकिन वही बच्चा जब मार्केट में आता है वो प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, क्योंकि एक सेमेस्टर में एक प्रेजेंटेशन होती है जो कि आपके फाइनल में होती है। हाँ जी। और दूसरी ये कि अगर आपकी हर सेमेस्टर में भी हो रही हो तो वो प्रेजेंटेशन उस तरह से नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए, उस तरह से उसकी प्रैक्टिस नहीं होती। हम लोग अंग्रेज़ी ज़बान सिखाते हैं और मैंने इसके ऊपर कुछ 26 किताबें भी लिखी हैं। तो आई कैन टेल यू कि जिस घड़ी आप कोई मश्क करने के लिए जाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, कोई आपके सामने, लोग कहते हैं शीशे के आगे करें, हम कहते हैं ज़रूर करना चाहिए, लेकिन शीशे के आगे प्रैक्टिस करते हुए एक नुकसान ये होता है कि इंसान अपनी लुक में खो जाता है। वो अपने आप को देखना शुरू करते हैं, मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, वहाँ वो कहीं और चला जाता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता। उसके लिए फिर हम कहते हैं अगर आवाज़ को आपने देखना है तो आप मोबाइल में अपने आप को रिकॉर्ड करें, फिर अपने आप को सुने और देखें कौन से लफ्ज़ पर मैंने जोर दिया था, कौन से लफ्ज़ पर मैंने जोर नहीं दिया था, उससे फ़र्क पड़ता है। आपकी इस बात को मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को इस चीज़ से कनेक्ट कर दें। हमने यूनिवर्सिटी की बात की, सेमेस्टर्स की बात की, हमने साथीज़ा के पढ़ाने के तरीक़ाकार पर हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो कॉन्फिडेंस को हमने एफिलिएट कर दिया है इंग्लिश लैंग्वेज से। ये एक बड़ा टिपिकल सवाल है, जो कि आप समझे कि हमारी आधी से ज़्यादा यूथ का मसला भी है, ऑफिस गोइंग लोगों का मसला भी है, और घर में ख़वातीन का भी, या सोशल मीडिया, सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल, वटेवर। हम समझते हैं कि कॉन्फिडेंस इज़, इस बंदे को इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है ना, इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब वो पढ़ा लिखा है। पर्सनैलिटी अरोमा में, ग्रूमिंग में इसका कितना अहम किरदार है कि आप ज़ुबान कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं।
इस पर बताएंगे। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं अंग्रेज़ी ज़बान चूँकि पढ़ा रहा हूँ एक लंबे अरसे से, तो मैं अंग्रेज़ी ज़बान का मुतालिक है तो इसको कभी स्टेरस का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टेरस का हिस्सा इसको बनाते हैं तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं। ज़बान आप कोई भी बोलते हैं, कोई ज़बान होके दुनिया, हाँ, वो एतमाद के साथ बोले और दुरुस्त बोले, चाहे वो आप उर्दू बोल रहे हैं या कोई भी आप इलाकाई ज़बान बोल रहे हैं, आप या मादरी ज़बान आप बोल रहे हैं, आप अगर वो एतमाद के साथ तभी बोलते हैं जब आप वो दुरुस्त बोल रहे होते हैं। अक्सर लोग क्या कहते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि साहब ये लफ्ज़ यूँ नहीं यूँ था, तुम्हें इस एतबार से इसे पेश करना चाहिए था, तो वो आगे से कहते हैं तुम्हें समझ आ गई है ना, हाँ, बस मेरा यही मकसद exactly. था। तो ये बात नहीं होती। जब देखिए, मैंने लिखा था एक आर्टिकल कि उस्ताद हर्फ की हुर्मत का अमीन होता है, यानी उस्ताद आम आदमी नहीं होता, वो आम लोगों को ज़बान अता करता है, उसका लबो लहजा, उसका उठना दिखना। और मैं लोगों से कहता हूँ कि हम लोग जो थे, देखें, रोल मॉडल होता है उस्ताद, और अक्सर रोल मॉडल्स आजकल तो रोल के रख देते हैं। बिल्कुल। आपका जब रोल मॉडल किरदार अदा करेगा, जिस तरह पर आप देखिए 80s 90s के ड्रामाज उठा के देख लें, क्या गजब की उर्दू होती थी, क्या सलीका होता क्या था, शाइस्तगी होती क्या थी, शाइस्तगी समझ होती आती थी उसकी। जी जनाब। अब वो नहीं रहा, तो इसीलिए इसका मतलब ये हो कि हमें तो रोल मॉडल मिले, हम रोल मॉडल नहीं बन सके। आज आप देखें जितना भी हमारा मीडिया है, मीडिया में भी अगर लफ्ज़ की सेहत पर ध्यान दिया जाए, उसमें तो अंग्रेजी की बात नहीं हो रही, उर्दू में सारा मीडिया हमारा ज़्यादातर चल रहा है, अगर उसमें भी लफ्ज़ की सेहत पर बात कीजिए तो क्यों नहीं असर होगा। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि पहले आप आते हैं, फिर बात आती है, फिर ज़ात आती है, और आखिर में जाके औकात आती है। यानी आप जिस घड़ी बात करते हो आप जाहिर हो जाते हो जाते हो। अच्छा, हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है। हरमीत, आप पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से क्या जी, पूछना जी, चाहते हैं? अच्छा, बुखारी साहब बड़े मज़े की गुफ्तगू कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मैंने आसपास देखे, मुझे अपना भी याद है कि एक वक्त ऐसा था कि मुझे पता था कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए, लेकिन हाँ, ये चीज़ थी कि एतमाद था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग कि वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनमें जो है एतमाद की कमी होती है। अब जब अपने दोस्तों से पूछते हैं तो वो कहते हैं भैया बड़ा मुश्किल है आपके करना, लेकिन वो अंदर अंदर ये सोचते हैं कि भैया मैं ये कर सकता हूँ। ऐसे लोगों को आपको क्या कहेंगे जो एतमाद की उनमें कमी है और वो चाहते हैं कुछ करना, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते अपनी गैर एतमादी की वजह से? थैंक यू वेरी मच। बड़ी अच्छी आवाज़ है यार आपकी भी, माशाल्लाह। तो मैं आपको इस हवाले से एक बात अर्ज़ करूँ कि देखिए, एक तो हम उम्र से मशवरा करने का मतलब एक ही होता है कि आप उसके लिए तजुर्बागाह बन रहे हैं। हमेशा ये बात देखने को जनाब मिलती है कि आपके इर्द गिर्द जो आप जैसे फिर रहे होते हैं वो आपको तजुर्बागाह बनाकर आप पे तजुर्बे करते हैं। तजुर्बा करने की ज़रूरत नहीं है, ना करवाने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट के साथ बात करनी चाहिए, नंबर वन। कभी भी इर्द गिर्द, मैं जब ये कपल की कोचिंग करता हूँ, मैंने कहता हूँ आपको कभी भी प्रॉब्लम हो, कभी भी मत कहें खाला से, चाची से, मासी से, ताई से, क्योंकि ये फिर आप पे तजुर्बा करते हैं, ये अपने तजुर्बे की रोशनी में आपके ऊपर मशक करते हैं। तो आपको एक तो एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। दूसरा, जब से ये हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये जो हमारे पास सोशल मीडिया का, अब तो साहब ना कोई डायरेक्टर रहा, ना कोई प्रोड्यूसर रहा, ना कोई पूछने वाला रहा, ना कोई बाद में बात करने वाला, अब तो हम चलती फिरती हम सब फिल्म्स हैं। तो अब आपको अभी मैं जब आ रहा था गाड़ी में तो मेरे साथ जो साहब बैठे हुए थे वो मुझे कहने लगे सर मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं। मैंने कहा यार तुम चला रहे हो ना गाड़ी, तुम यहाँ पर वो रखो और तुम कहो कि मैंने अभी एक सवारी उतारी है और उस सवारी से मुझे ये सीखने को मिला, तो उसको कह दो। कोई कुछ नहीं बैठा, कोई एडिटिंग तुम्हारे उधर बैठा करवा रहा। देखिए साहब, जो सोचते रहते हैं ना वो फिर सोचते रह जाते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, कहते हैं ये आइडिया मेरा था, ये वाला बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था, वो ला के लेके, कोई किसी का आइडिया नहीं उड़ा के लेके जा सकता। आप सीधा सीधा उठाएं अपना कैमरा, आपके पास फ़ोन अब तो अवेलेबल है ना, और कर डालिए। 2, 4, 5, 8 कोई बात करेगा, कोई व्यूज़ देगा। और मैं लोगों से कहता हूँ जब आप यूट्यूब चैनल खास तौर पर बनाएं, व्यूज़ की तरफ ध्यान ना दें, सब्सक्राइबर की तरफ ध्यान ना दें, अपने हिस्से की तरफ। भाई मेरे पास ये था, मैंने शेयर कर दिया है। तो मैं तो यही अर्ज़ करूँगा कि उनका एतमाद कहाँ से मिलेगा जब वो 10 दफ़ा, 8 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा वो चीज़ें फेंकेंगे उसमें से कभी कोई कहेगा ख़राब है, कभी कोई कहेगा ठीक है, और जब वो उसके मुताबिक चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे, कभी कोई, मैंने इसके ऊपर एक लिखा था कि दिल की हालत को ख़यालात बदल देते हैं और हम समझते हैं कि हालात बदल देते हैं। ऐसा नहीं होता साहब। ख्यालात का ख्याल रख के अपना ख्याल रखा जा सकता है, और अगर आप ख्यालात को पोल्यूट करवा लेंगे अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों से, तो उसका तो साहब एक ही नतीजा निकलेगा कि मैं ये करना चाह रहा था लेकिन मुझे उसने ये करने नहीं दिया। और यहाँ पर एक बात और भी मैं आपसे अर्ज करता चलूँ, अक्सर लोग लोगों से मशवरा इसलिए करते हैं कि कल को खुदा न खास्ता नाकामी हो तो मैं किसी और को भी उसमें शामिल कर सकूँ।
हमें तो इल्जाम लगा इल्जाम सकूं या जनाब दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चला जनाब, सकूं। मैंने तो इल्जाम आपके लगा मशवरे पे सकूं। किया था। एजाज साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी लेकिन प्रोडक्टिव गुफ्तगू रही। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑन हैप्पीनेस, फॉर योर ऑन सेल्फ ग्रूमिंग। आपके लिए कोई नहीं करता, इसलिए दूसरों पर रिलाय करना छोड़ दें, अपने आप पर खुद काम करेंगे तो अपने आप की खुद की बेहतरी आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि फर्स्ट वर्किंग डे यानी मंडे का दिन आपने शुरू कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो कल जो भी सूरत हाल थी उसके बाद अब उम्मीद हमें ये है कि इंशाल्लाह आने वाला हफ्ता और आने वाले दिन अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। महंगाई थोड़ी सी कम हो जाएगी और हमें भी सुख का सांस मिलेगा। लेकिन प्रोग्राम के इस हिस्से में हमेशा हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो पाकिस्तान का प्राउड हैं और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करने वाले लोग ना कि सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान का वो इमेज जो वो अरसे से एक लंबे अरसे से पोर्ट्रे है उसे अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए कोशा हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ जो है वो जिब्रान राहील मौजूद हैं। गायकी का एक कंपटीशन जो कि टर्की में हुआ, जिसे आईसी स्टार एक कंपटीशन था जिसमें उन्होंने विन किया और तुर्की में क्या अपनी आवाज़ का जादू जगाया, पाकिस्तान में बहुत मशहूर हुए और उनको हमने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट इसलिए किया ताकि आप लोगों से उनकी मुलाकात करा सकें। तो जिब्रान, आपको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कि आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। हरमीत हमारे साथ है। हरमीत, आप भी ज़रा कंग्रेचुलेट कर दें जिब्रान को। मैं तो बड़ी बड़ी खुशी हुई जब आपने बल्कि मैंने जब पढ़ा इनके बारे में तो बहुत अच्छा लगा। भाजी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वैसे तो अच्छा लगता है कि हमारे गुलकार ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और जब इस किस्म के अवार्ड अपने नाम करते हैं तो भैया दिल करता है सलूट करने को। अच्छा जी, पाकिस्तान में थैंक यू सो मच बाजी, थैंक यू। अच्छा ठीक है जिब्रान, ये बताएं कब से गा रहे हैं, कितना रियाज करते हैं डेली, आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? रियाज तो वैसे नॉर्मली जब बैठते हैं लिखने के लिए, कॉम्पोजिशन बनाने के लिए, तो उसी दौरान रियाज हो जाता है। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। तो रियाज चलता ही रहता है क्योंकि कॉम्पोजिशंस वगैरह जब हम करते हैं तो उस पर काफी देर बैठना पड़ता है। और बाकी प्लान्स अगर आप पूछें तो अभी आई एम वर्किंग ऑन माय सूफी एल्बम, तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीज होगा। वाह। अच्छा जिब्रान, ये सी स्टार की स्टोरी जो है ये क्या वैसे है? अगर आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर बात है कि मेरे ख्याल सवाल डबल हो रहे हैं। चले मैं कर लूं या आपने सवाल? नहीं, आप करें, आप सवाल पूछे। अच्छा जिब्रान, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी बात है कि एक अवार्ड अपने नाम करना, लेकिन ये वैसे देखने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप कंपटीशन के लिए जाते हैं और आसपास देखते हैं तो आपके इर्द गिर्द बड़े ज़बरदस्त किस्म के टैलेंटेड लोग होते हैं और वहाँ पे अपना नाम बनाना और वो चीज़ को हासिल करना कितना मुश्किल होता है? जी पाजी, मैं वही उसी चीज पे आने लगा था कि सुनने में भी आसान लगता है। वैसे तो सब चीजें लगती हैं, सुनने में भी आसान लगता है, लेकिन वाकई में बड़ा मुश्किल होता है। और स्पेशली व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग विद पीपल जो पूरे वर्ल्ड में से लोग आए होते हैं वहां पे अपनी अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस इज वेरी डिफिकल्ट और मुझ पे प्रेशर भी काफी था क्योंकि जब मैं वहां पर पहुंचा टर्की तो काफी ज्यादा सिंगर्स थे, ऑलमोस्ट 36 जो फाइनल शॉर्ट लिस्ट हुए थे उसमें, तो दे वर ब्रिलियंट। इतना अच्छा वो गा रहे थे, इतना अच्छे सूफियाना कलाम पढ़ रहे थे वो, हम थी उसमें, नात थी, तो काफी ज्यादा प्रेशर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्टेजेस क्लियर होती गई प्रेशर भी कम होता गया। ठीक है जिब्रान, ये बताएगा कि जो आईसी स्टार है ये कैसा प्लेटफॉर्म है, हाउ यू फाइंड इट? अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ टैलेंट बहुत है और बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं, खासतौर पर गायकी की इस फील्ड में। तो हाउ यू फाइंड इट और आपने किस तरह से इसको आगे परसू किया? और आगे अगर बताना चाहें अपने जैसे लोगों को जो गाना चाहते हैं, जो इस तरह से अपने आप को पॉलिश करना चाहते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी कैसी है और हाउ टू पार्टिसिपेट? बिल्कुल, आईसीटीवी ने जो ये इनिशिएटिव लिया था एक मिस्टिक म्यूजिक को आगे बढ़ाने का, तो आई थिंक दिस इज अ बिग थिंग। और जो लोग हैं जो हमद और नात और सूफियाना कलाम करना चाहते हैं तो आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छा
प्लेटफॉर्म है ये। सीजन 2 भी इसका बहुत जल्द जो है अनाउंस होगा, तो आई वुड रियली वांट के पाकिस्तान से और लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। इवन मैं अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करूंगा जब सीजन 2 अनाउंस होगा, तो काफी लोग हैं जो करना चाहते हैं इसमें, तो इट्स अ बिग थिंग। और जहां तक के कंपटीशन विन करने का सवाल है, वो बहुत अच्छी फीलिंग है, और मैं उसके बाद से काफी चैनल्स वगैरह पे इंटरव्यूज भी दे चुका हूँ, तो अच्छा लगता है आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर सको। इवन इट्स अ वेरी स्मॉल बिट, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है आप कुछ अपने मुल्क के लिए कर सको, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सको कि लोगों के साथ, और उनसे बात कर सको अपने कल्चर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में कि एक्चुअल में पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तानी लोग कैसे हैं। क्योंकि आपको पता है कि मीडिया के थ्रू काफी नेगेटिव इमेज जाती है बाहर, लेकिन जब लोग मिलते हैं, लोग जानते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो लोग काफी अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा ठीक है जिब्रान, ये बताएगा कि हमें तो बहुत खुशी है, और जजेस के जो रिमार्क्स थे, मतलब पाकिस्तान अगर तुर्की की बात की जाए तो हमारा दोस्त मुल्क है और मुस्लिम मुल्क है, तो काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। जजेस कहाँ से थे, मतलब वो सारे टर्की से थे या मुख्तलिफ दीगर कंट्रीज से? क्योंकि भारत की अगर बात की जाए तो वहाँ पर गायकी को बहुत ज़्यादा एक ऐसी फील्ड समझा जाता है जहाँ पर टैलेंट बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े ऐसे गुलकार मौजूद हैं, इनकी आवाज़ में जादू है जो कि हम भी देखते हैं। तो जजेस के रिमार्क्स क्या थे, और जब आपने विन किया तो वो रिएक्शंस क्या थे? जी बहुत अच्छा किया आपने सवाल किया, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है कि जजेस पैनल में डिफरेंट लैंग्वेजेस के जजेस थे। एक थे जो इंग्लिश को जज कर रहे थे, दूसरे अरबिक थे, टर्किश थे, फिर उसमें 2 टर्किश जजेस थे, और बाकी नजम शिराज थे हमारे पाकिस्तान से, जो पाकिस्तानी म्यूजिक को कर रहे थे जज। जी। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज द अदर जजेस, लेकिन आपको पता है कि म्यूजिक की ऐसी एक फ्रीक्वेंसी होती है कि अगर वो फ्रीक्वेंसी और वो सुर ठीक टच हो जाए तो वो आपको पता चल जाता है कि ये कुछ फील आई है इसमें। तो बाकी जजेस के लिए भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि एक तो मैंने जो वहां पे कलाम जो पढ़े थे वो मैंने ऐसे रखे थे कि जो वर्ड से जजेस ऑलरेडी उनके लिए वर्ड्स हो, वो जो जिनको जानते हो, जैसे बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें अल्लाहू, तो वो उनको ऑलरेडी वाकिफ थे वो उन लफ्जों से, तो उनके लिए बड़ा अच्छा था, वो समझ सके उस चीज को। फिर जब एक साउंड वेव जो एक क्रिएट हो जाती पूरे एक ऑडिटोरियम में, तो वो बड़ा अच्छा होता है। जी हरमीत। अच्छा जिब्रान, अगर हम देखें हिंदुस्तान का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर सूफ़ी कलाम की मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तानी इसमें बहुत ज़्यादा आगे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं, जिस तरह आपने अपनी मेहनत से आप यहाँ तक पहुँचे, कोई सपोर्ट बड़ा मुश्किल से ये चीज़ सारी मिलती है, हमें पता है, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान के टेलीविज़न को देखें, उनकी स्क्रीन को देखें, तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा हैं कि उनको जो है, जो नया टैलेंट है उसको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है और वो आगे निकल जाता है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे आप किन किन चीज़ों की निशानदेही करेंगे कि अगर ये चीज़ें हो जाएं तो कम से कम हमारा जो टैलेंट है वो ज़ाया नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी जो है अच्छे कंटेंट को सुनना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे कितनी फजूल चीजें जो हम उस पर वक्त बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज होती है तो उसको हम शेयर तक नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक को ऐसा करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि पॉजिटिव चीजों को भी शेयर करना उतना ही जरूरी है जितना आपकी डेली लाइफ में आप जिंदगी अपने घर वालों के साथ जीते हैं, ये सब करते हैं। तो ये भी आप देखें, सोशल मीडिया को आप अच्छे तरीके से यूज करें तो बहुत अच्छी चीज है। बाकी नेगेटिव चीजें तो आपको पता है रातों रात वायरल हो जाती हैं। थैंक यू सो मच जिब्रान, थैंक यू। और हम आपको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ऑल दो हमें अप्रिशिएट करना उतना ही अच्छा लगता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो मेहनत करके पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो खुद पर बहुत सारा काम करते हैं। हमारा प्रोग्राम हो गया है ख़त्म, लेकिन आपका दिन अभी हुआ है शुरू। और ये शुरू हमने जो करना है, आपका अपना दिन वो कैसे करना है, आपको आगाज़ में हमने बताया, अभी भी बताया, अभी एक सेगमेंट हमारा बाकी है। लेकिन अगर आपने अपने दिन का शुरू कर लिया है, दिन का आगाज़ आपने कर लिया है, तो इस चीज़ को कीप इन माइंड रखें कि जो काम आपने आज करने हैं वो आज ही करने हैं। अगर कल पे छोड़ेंगे तो वो कभी पूरे नहीं होंगे। हम एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो ब्रेक पर जब मैं गई थी तो अकेली थी, आज पूरी फैमिली मेरे साथ मौजूद है। पहले हमने सोचा कि हम परीशे को बुला लें, परीशे कौन है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि परीशे इतनी छोटी सी है तो वो अकेले तो काम नहीं करती होगी, अम्मा को बुला ले। फिर सोचा नहीं, अम्मा और अगर परीशे ऑन स्क्रीन आती हैं जिनको आपने टिकटॉक पे देखा है तो बिहाइंड द सीन भी कोई होता होगा, उनको भी बुला लेते हैं। तो बेसिकली हम टिकटॉक के फेवर में है, हम नहीं, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इस फेवर में हूँ। अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको टैलेंटेड बनाता है, आपको एक्सपर्ट बनाता है और आपको फेमस कर देता है, जो काम आप करना चाहते हैं उसमें अगर आप मशहूर हो जाते हैं और अपनी आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। वरना नौजवान ज़्यादातर ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये टिकटॉक के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके किस तरह से अपना टैलेंट लोग बाहर लेके आते हैं, उसकी एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास परीशे, जो कि स्टूडियो में मौजूद है। परीशे कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटी सी। परीशे का टिकटॉक अगर आप देखें तो परीशे ज़्यादातर सियासी किरदार या सियासी जो हमारे रहनुमा हैं उनकी ज़्यादा मिमिक्री करती है। आप यूँ कहीं कि डबिंग करती है, टिकटॉक पे ये ऑप्शन मौजूद है। करवाता कौन है? अम्मा। नूरुलैन हमारे साथ मौजूद है। नूरुलैन, आपको भी खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। बिहाइंड द सीन जो कैमरा पकड़े खड़े होते हैं वो होते हैं इनके अब्बा। अबू बकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर कैसे हैं आप? ठीक है, चलिए परीशे से पहले शुरू करते हैं। परीशे, आपने पहले दफ़ा टिकटॉक खुद बनाया था और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर हैं और पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ जो हैं उनका आपने बनाया था या अम्मा ने पहले दफ़ा बनाया था? मैंने। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में से और पर्सनालिटीज़ में सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? इमरान खान। ओह माय गॉड। तो फिर इमरान खान का एक डेमो हम पहले आपसे ले लेते हैं। इतनी तो आपने मिमिक्री की हुई है और डबिंग की हुई है, तो इमरान खान का सबसे मशहूर डायलॉग ज़रा हमें लाइव करके दिखा दो। कोई भी, चलो उसके अलावा कोई करके दिखा दो। इमरान खान के अलावा जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, जिसपे आपको टिकटॉक पे लाइक्स बहुत मिले, वो वाला करके दिखा दो। जब बारिश आता है तब पानी आता है, हाँ। जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, जब ज़्यादा पानी आता है तो इस्लामाबाद में कपटान। परीशे खुद भी हंस रही है। अमीन, दिस इज सो क्यूट ना। टैलेंटेड है परीशे। वैसे इमरान खान के बाद कौन सा सियासतदान आपको अच्छा लगता है? ड्रामों की अगर बात करें, फिल्म एक्टर की बात करें तो बहुत कम हमारे बच्चे उस साइड पे जाते हैं। सियासी बड़े हो गए हमारे बच्चे। बच्चे, हालांकि एक मशहूर था डायलॉग हरमीत, बच्चे गैर सियासी होते हैं, लेकिन अब बच्चे सियासी होते हैं और क्रिटिकल सियासत करते हैं। देखें। अच्छा, चलिए हम नूरुलैन से बात कर लेते हैं। हरमीत, मामा भी हमारे साथ मौजूद है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स की ये भी है जो कहते हैं टिकटॉक ना करो यूज़ ना। तो हाउ लाइक आप लोगों ने इसे कैसे ड्राइव किया और फिर पूरी एज अ फैमिली किया? हमने फॉर द फन पहले टिकटॉक को ज्वाइन किया इंजॉयमेंट के लिए, लेकिन जैसे जैसे माशाल्लाह इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी तो फिर हम टिकटॉक को करने लगे। और टिकटॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करें तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो पेरेंट्स या जो लोग कहते हैं कि नहीं टिकटॉक नहीं बनानी चाहिए, देखिए प्लेटफॉर्म अच्छा होता है अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करें तो। मतलब अगर परीशा की बात करें तो अगर इतनी छोटी एज में उसकी एक्टिंग स्किल्स थ्रू टिकटॉक निकल कर सामने आ रही हैं, तो अगर आप बताएं कि बच्चों को आजकल ये पॉलिसी जो है लेट देम डू वाली, कि पेरेंट्स को करने देनी चाहिए, उसमें जो उनका टैलेंट होता है वो निकल कर बाहर आता है, आप किस तरह से टिकटॉक के फेवर में? एक्चुअली में टिकटॉक तक एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप इसको पॉजिटिवली कर सकते हैं। आपने बच्चे की तरबियत करनी है, बच्चे को रोकना नहीं है, बच्चे को अच्छा और बुरे में तमीज़ समझानी है। यही एक इस तरीके से आप एक अच्छा मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं, एक बुरी चीज़ भी लेकर आ सकते हैं। पहले मैं सोशल मीडिया पे इतना उसकी फेवर में नहीं था, लेकिन उसके बाद जब टिकटॉक की पॉलिसीज़ अच्छी हुई कि कंटेंट अच्छा आना शुरू हुआ और एक दो वीडियो इनकी वायरल हो गई, तो फिर मैंने कहा यार क्यों नहीं, चलो मैं आपका कैमरामैन बन जाऊँ। क्या बात है, ये वायरल वीडियोस जो हुई हैं ज़रा हम ऑन स्क्रीन ज़रा दिखा दें। ये हम अगर एक दो टिकटॉक्स हैं वो दिखाते हैं परीशा के, फिर वापस आते हैं कि ये जो टिकटॉक हैं किस तरह से आपने अभी हम दिखा भी रहे थे। आप देखें कि एक्टिंग स्किल्स बच्चे की कितनी ज़्यादा, और यहाँ पे तो परीशा ज़्यादा छोटी लग रही है, ऑन स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी लग रही है। हर इवेंट को परीशा ने यूटिलाइज़ किया है। 14 अगस्त हो, भाई अम्मा अब्बा की एनिवर्सरी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो और कोई पॉलिटिकल जलसा हो, रैली हो, और बाकायदा मैं जो देख रही हूँ ना परीशा, वो आपने पूरा देखे ज़रा, परीशा को एक्टिंग देखे और सर पे अपने मुँह से भरा था, सर पे वो टोपी बांधी हुई है, और अम्मा की स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं। और परीशा ये बताएं कि अगर इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं तो अब क्या प्लान है? एक्टिंग करना चाहती हैं या बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? आपसे तो मैं ये सवाल कर सकती हूँ।
बड़े होकर मैं इमरान खान की तरह पाकिस्तान का ख्याल रखूंगी ओह माय गॉड, और हमेशा सच बोलूंगी। वाओ, हमेशा अच्छा। सच बोलूंगी। अरमीन, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कितनी माशाल्लाह, देखिए ना, मैंने वही कहा जो आप खान साहब ने ना बच्चे बूढ़े सबको ना अपनी तरफ बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दिया। लास्ट में भी जितने बच्चों से मिलते हैं तो वो भी कहते हैं भैया हम खान साहब ही बनना चाहेंगे, खान साहब की तरह बनना चाहेंगे। अच्छा जी, ये बताएं परिशे कि अब इतनी छोटी एज में जब आप फेमस हो जाते हो ना तो फिर आप स्कूल के स्टार हो जाते हो। अब इतनी अच्छे टिकटॉक बना के अब परिशे तो इस एज में सुपरस्टार हो गई है। स्कूल में टीचर्स कैसे लेती हैं आपको और बच्चे आपको क्या कहते हैं, परिशे मेरे साथ टिकटॉक बनाओ ना? क्या मतलब कैसे करते हैं सारे टीचर्स? कैसे या टीचर अप्रिशिएट करती हैं? बहुत स्कूल जाती हूँ ना तो बहुत लोग कहते हैं मैंने आपकी ये वाली वीडियो देखी है, मैंने आपकी वो वाली वीडियो देखी है। सारे कहते हैं कि हमें भी मुझे अंदर सिखा दो। हमारी टीचर भी बहुत अच्छी है, टीचर भी मुझे कहती है कि मैंने भी आपके साथ वीडियो बनानी। सारे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो खुद आप बैठ के रिसर्च करती रहती हो कि आज मैं इस पे टिकटॉक बनाऊंगी, आज मैं इस पे बनाऊंगी, या मम्मा पापा भी सजेस्ट करते हैं? मैं भी करती हूँ, कभी कभी निकाल के प्रैक्टिस कर रही होती हूँ। मम्मा पापा भी बताते हैं कि इस पे कर लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बनाती रहती हूँ। मतलब वो दिन। अच्छा, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हमारे लीडर्स हैं और जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, इनसे निकल कर कभी मिमिक्री किसी और को की है? मतलब अगर बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात करें और हमारे बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, इनके डायलॉग मशहूर हो जाते हैं, जी। तो उसका प्लान है कुछ इस तरह का करने का? जी। अच्छा, एक्टिंग अच्छी कर लेती हो? एक्टिंग करना चाहती हो बड़ी होके? जी। मतलब एक्टिंग भी करना चाहती हैं आप? करने देंगे? हाँ जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बच्चों को वो करने देना चाहिए जो वो कर सकते हैं। हमेशा बच्चे में टैलेंट। अच्छा परिचय, वैसे आप तो एक्टर बनना चाहती हो, जाहिर बात है हम जब भी एक्टिंग एंकरिंग की तरफ आए तो हमने सोचा की तरह, हाँ कुछ ना कुछ हमारे जहन में होता है। तो कोई ऐसे कोई ड्रामा एक्टर या कोई फिल्म एक्ट्रेस है जो आपको बहुत पसंद है और आप चाहती कि भाई मैं बड़े होके ना ऐसी एक्टिंग करूँगी? जी, मुझे नीले मुनील बहुत पसंद है। अच्छा, ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा जी, आइडियलाइज तो बच्चे करते हैं, लेकिन देखिए अम्मा का भी बड़ा अहम रोल है। आपने जितने टिकटॉक पे देखे ना उसमें अब्बा होना हो, अम्मा ज़रूर है। तो ये अम्मा भी, अच्छा ये परिचय के साथ साथ अम्मा का टैलेंट भी निकल के बाहर आया है। अच्छा ये बताइए, आप तो चले वो अपने सर्कल में मशहूर हो गई है, लेकिन आप भी कम मशहूर नहीं होंगी। आपके भी वर्क सर्कल में या सोशल सर्कल में सारे कहते होंगे भाई आप तो स्टार हैं। हाँ जी, लोग कहते हैं, फैमिली में भी सब कहते हैं, और कहीं बाहर जाओ तो वहाँ पे भी लोग पहचान लेते हैं कि आप तो टिकटॉक बनाती हैं। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और खुशी भी होती है। परिचय कुछ ऐड करना चाह रही है, क्या बताना चाह रही हैं? मैं खान साहब को एक मैसेज देना चाह रही हूँ। हाँ हाँ ज़रूर बेटा, ज़रूर। मैंने खान साहब को कहना था कि खान साहब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं बहुत से लोगों को कहती हूँ कि आप मुझे मिलाएं, लेकिन मैं मिल नहीं पाती। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं आपसे मिलूँ, और अगर आप ये वीडियो देख रहे तो प्लीज़ आप मुझे अपने पास बुलाएं ताकि मैं आपसे मिल पाऊँ। ओह माय गॉड, सो स्वीट। खान साहब सुन ले, हमारे गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस प्लेटफॉर्म से परिचय ने आपको सपोर्ट भी किया है, और कल की जो आपकी विक्ट्री है उसके बाद तो मुझे लगता है कि यही हर एज ब्रैकेट के जो हरमीत लोग हैं ना वो उनको सपोर्ट करते हैं, और फिर यही सपोर्टर्स हैं जो उनकी कल की विक्ट्री का बाइस बने हैं। तो जी परिचय ने जो रिक्वेस्ट आपसे की है, ज़रा मान ले, इतने टिकटॉकर्स को आपने बुला के उनसे मुलाकात की थी, परिचय भी अच्छी बच्ची टिकटॉकर है, तो इसको भी बुलाएं और इससे मिल लें। अच्छा आप कंक्लूड करें, नूरलैन मुझे बताएं कि आप क्या समझती हैं, बच्चे की पढ़ाई का हर्ज भी नहीं होना चाहिए ना? अगर ये इतनी प्रैक्टिस करती है, और टिकटॉक पे मैं जब बैठती हूँ ना कभी आज कोई अरसा पहले, तो 1-2 घंटे तो ऐसे गुजर जाते हैं ना देखते देखते लोगों को, तो पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हैं? जो टिकटॉक होती है, जो हम साउंड बनाना होता है या जो सिलेक्ट करना होता है या जो वीडियोस बनानी होती हैं वो मैं और इसके बाबा करते हैं। हम इसको टाइम वेस्ट नहीं करने देते। सबसे पहले स्टडी एंड देन टिकटॉक। तो स्कूल से आती है, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करती है, फिर अपना पढ़ती है, स्टडी करती है, उसके बाद फिर हम टिकटॉक बनाते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करने देते। अच्छा, टिकटॉक से अब बहुत सारे लोग अर्न भी कर रहे हैं, सो आप लोग का क्या प्लान है कि इसको इस तरह से, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चों और बड़ों के लिए अच्छा है, लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे आगे यूटिलाइज करना चाहती हैं? अर्निंग का तो कभी सोचा ही नहीं था कि अर्निंग वाला भी कुछ ऐसा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन किया था। लेकिन ये थी कि छोटे होते से ही ना खुद पकड़ के टिकटॉक बनाने की प्रैक्टिस करती होती थी। अक्सर वीडियोस भी इसने खुद बनाई हुई थी बहुत छोटे होते भी। तो वहाँ से थोड़ा सा आइडिया हुआ कि यार इसकी एक्टिंग अच्छी है, ये अच्छी एक्टिंग कर सकती है, ये अच्छा मतलब आने वाले वक्त में एक अच्छी एक्टर बन सकती है। तो वहाँ से बस ऐसे फॉर द फन स्टार्ट की थी। अर्निंग का तो कोई आइडिया नहीं है अभी। अच्छा, तो मुझे परिचय ये बताओ कि इतनी अच्छी एक्टिंग करने के बाद, टिकटॉक पे फेमस होने के बाद, यूट्यूब चैनल बनाने का कोई प्लान है? ये दिल करता है कि ब्लॉग बनाऊं, ब्लॉगर बनूं? नहीं, मेरा है। अच्छा है, यूट्यूब पे भी है, उस पर आजकल हम वीडियोस भी डाले और व्लॉग्स भी बनाती हूँ।
और अपना चैनल का नाम बता दें। चैनल का नाम प्रीशा ज़की के नाम से मेरे चैनल का नाम है। अच्छा जी, तो जाते जाते हमारे शो का प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। जाते जाते कोई पैगाम देना चाहती हैं अपने जैसे बच्चों को? भी करें, मस्ती भी करें और काम भी करें, कोई भी आप पैगाम दे दें सब बच्चों को जो आपको देख रहे हैं, जो आपके फैंस हैं। उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टडी को भी साथ लें और काम करें, टिकटॉक भी करें, फन भी करें, लेकिन स्टडीज़ भी करें, क्योंकि ये तालीम ही आपको आगे लेके जाएगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नए सेगमेंट, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।